भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि आप लोग यहां से बहुत सारे राहगीर गुजरते हैं जहां पे मैं मौजूद हूं, जहां पे मैं शो करता हूं। पिछले 7 बरस हुए इसी कैनॉट प्लेस से हमारा आपका रिश्ता है, जो पिछले 2 साल में नहीं रहा। कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई। उनमें से बहुत सा भैया जी कहीं का जो ये शो है जो यहाँ पे होता है, पहले होता था लगातार, वो बीच में 2 साल नहीं रहा, लेकिन उसके बाद ये पिछले हफ्ते से एक शुरुआत फिर से हुई है और हम एक बार फिर से जुड़ना शुरू हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच में मैं तमाम शहर, तमाम गांव, कस्बा घूमता रहा कोरोना के बीच में, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं ये सिलसिला इसी तरह से लगातार आगे बनता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जगह बना ली है। हाँ, मेरा इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हेल्प, आई डू नॉट हैव मनी टू पे माई कोचिंग फीस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं, आपसे जुड़ता हूं। मुझे लगने लगा है धीरे धीरे वो लोग तमाम सारी बातें कहने के लिए जुड़ने लगे हैं, आने लगे हैं। और मुझे आज वेस्ट बंगाल से भी एक मैसेज आया है, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। काफी परेशान हैं किडनी को लेकर। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि भैया जी आप अपने शो में पहले कहते रहे हैं, इधर बहुत सारे दिनों से आपने वो बात नहीं की जब लोगों के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए, वो कैसे हो, अस्पताल में हो चाहे एजुकेशन में हो, वो बात होती रही है भैया जी में। लेकिन इधर चुनाव और तमाम सारे मुद्दों पे तो बात हुई, लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं और ये शो दरअसल है ही इसीलिए, डिजाइंड ही इसीलिए है कि बहुत सारी बातें जो कह सकें यहाँ पे आके जरूर कहें। आपका अपना शो है, जुड़ने का तरीका यही है, जो बातचीत उठाई जाए और कही जाए। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए हुजूर। क्या नाम है? हैदर नाम है सर। हैदर साहब। हैदर साहब वो फूल ला के देते थे, इस बार नहीं लाए फूल। सर वेंटिलेटर पे थे सर, आप नहीं थे तो वेंटिलेटर पे लेटे हुए थे सर हम। अब आ गए हैं आप तो ठीक है, ओके आ गए। नहीं, वेंटिलेटर पे वास्तव में सच में कोरोना में या यूं ही? नहीं, आप नहीं थे ना, इसी वजह से। हे मोहब्बत ऐसे इसे कहते हैं कि साहब आप नहीं थे तो वेंटिलेटर पे, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, आप हुजूर ऐसे ही तंदुरुस्त रहें। तो वो गुलाब का एक फूल लाके देते थे, आप इस बार नहीं लाए। कल जरूर आएगा। मैंने तो यूं ही कह दिया, गुलाब ना लाइएगा, आप आइएगा। जी क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम सुधांशु गुप्ता है सर। सुधांशु जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रीवा का रहने वाला हूँ। रीवा के? हो। तो यहाँ पे दिल्ली में कैसे? सर मेडिजी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, उसके लिए किसके? कौन सी? मेडिजी। मेडिजी? अच्छा, ये कोई कोचिंग है? यस सर। अच्छा, गेट ईएससी के लिए। और हाँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा लोगों से हेल्प चाहता हूँ। हेल्प चाहते हैं? कितने दिनों से दिल्ली में है? सर मैं 5 दिन हो गए। 5 दिन। और कितनी फीस है वहां पे? जी मैं आया हुजूर, आया। एक मिनट आ रहा हूं जी। 97,000 सर। 97,000, 97,000 फीस है आप वहां की। और कितना इंतजाम कर पाए आप? एक मिनट रुकिए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए। कितना इंतजाम हो पाया? कल आया था मैं सर, तो कल ही आए हैं रीवा से? नहीं सर, यहाँ आया था, लोगों से पूछा कैसे हेल्प हो पाएगी, तो कल 15,000 मेरे को मिल गया। एक भैया ने 10,000 दिया था और लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया, 5,000 और मिल गए थे। जी अभी 15,000 हो गए आपके पास। तो आपका नाम क्या है? सुधांशु गुप्ता। सुधांशु गुप्ता। मुझे नहीं मालूम किसने 10,000 दिए, किसने 5,000 दिए, लेकिन 15,000 हो गए और 95,000 जोड़ना है। और यहाँ पे आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मकसद बहुत अच्छा है तो ये 95,000 जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये प्रोग्राम के बाद हम आपसे जरूर बात करेंगे। और ये प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे पहले भी आते रहे हैं जिनको कोई चीज, किसी की हेल्प रही, वो आते रहे, जुड़ते रहे। और मैं सुधांशु कोशिश करूंगा कि आपका भी ये मकसद हल हो और आपकी फीस कोचिंग में सीधे पहुंचे, ये सीधा रहेगा। आपके पास पैसे ना आए, सीधे कोचिंग में जाएं और जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, वो आपका मकसद हल हो जाए, तो वो 95,000 जो है वो 95 लाख आपको सोसाइटी में लौटाने होंगे। लौटाएंगे? समझ गए मेरा इशारा? कैसे? सोशल वर्क करके सर, और लोगों की हेल्प। 5 लोगों की आपको हेल्प करनी होगी। जी हो जाएंगे, 95,000 इकट्ठे हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी बहुत बहुत जी हुजूर आ गया। कोचिंग का नंबर लो और कहाँ भेजना है ये लो आप। लीजिए,
कह रहे हैं कोचिंग का नंबर बताओ, कहाँ भेजना है वो बताइए। बताओगे ना नंबर। जी, आपका नाम साहब? सुनील। सुनील जी। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जेपी जी, जेपी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। जी, ग्रेटर नोएडा। नंबर 2। और जी जी मैं नंबर, बहरहाल आप एक काम करिए, अब आप वहां से निकलिए बाहर और इधर आइए और वहां जाके बगल में खड़े हो जाइए और अपना कोचिंग का नंबर और जो तमाम सारी फैसिलिटीज हैं वो करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। चलिए अब मुझे शो करने दीजिए, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे भी तारुफ करा दूं। मनोज यादव जी जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज आत्रे कांग्रेस के लीडर हैं, आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुजक्कर जमा खान साहब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा खानम जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। इन दोनों का एक तारुफ ये भी है, परिचय ये भी है कि दोनों लोग जो हैं पति पत्नी हैं जो हमारे साथ शो में। आज ये पहली बार हो रहा होगा ऐसा, और मैं चाहूंगा सारे लोग ताली बजाइए जरा इनके लिए, बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पति पत्नी भी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे शो में आए, देखिए ये जो शो में है इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, उसके बाद घर में बहुत तसल्ली के साथ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मेहमानों के अलावा मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं, और किसी को कोई बात कहनी हो? जी पाजी, कहां से हो आप? सिरसा से हूँ जी। सिरसा से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दिल्ली में? जॉब लगी है सर, नहीं जॉब लगी है? नहीं नहीं, अरे तो ताली बजाइए सब लोग इनके लिए। अच्छा साहब, तो कहाँ लगी है जॉब आपकी? बायजूस में लगी है सर। बायजूस में लगी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या किया था आपने, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी? ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन है? हाँ जी, कॉमर्स में ग्रेजुएशन है। हाँ। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब लगी है बायजूस में। बायजूस में लगी, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर रही हैं? मैं मास्टर्स इन फिजिक्स। मास्टर्स इन फिजिक्स। ओ बाप रे बाप, बाप रे बाप। फिजिक्स तो बस नाम ही सुनते मुझे करंट लग जाता है, फिजिक्स तो दूर दूर से समझ में नहीं आई मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आगे यही दिल्ली में आप है? हाँ, मैं वैसे जयपुर राजस्थान से हूँ, बट अभी दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ, दिल्ली में रह रही, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो आप लोग कहाँ से हैं जी? हम बिहार से हैं। बिहार से। क्या नाम है आपका? समा परवीन। समा परवीन। परवीन जी कैसे आना हुआ इधर बिहार से यहाँ? बिहार से सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं, तो ये दिल्ली घूमने आए हैं दिल्ली? नहीं, काम करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे काम करते हैं, कहाँ? गांधीनगर सिलमपुर में। गांधीनगर में। आज सबसे बड़ा तो कपड़े का मार्केट है। भाजी आपको लगता होगा ये सिलसिला हम क्यों बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों पूछते हैं? मेरा मकसद इधर ही ज्यादा रहता है, उधर तो कम ही रहता है। उधर तो बस सिर्फ ये है, तो आपको तो उधर मुंबई जाने की तरफ सोच रहे होंगे आप तो? अभी तो दिल्ली में जी। नहीं, आपने अंगड़ाई तो ऐसे ली थी जैसे मुझे लगा था कि उधर ही जाने की तरफ सोचा है। एक दो बटन और अगर खोल लेते तो माशाल्लाह मतलब पहुंच ही गए होते। अभी बस बॉडी बना लो, उसके बाद। हाँ, बॉडी बनाइए। तो वर्जिश वगैरह चल रही, जिम विम चल रहा है? जी। क्या नाम हो गया साहब? रवि। रवि जी। हाँ जी। तो जाना उधर ही है मुंबई? ना, अभी नोएडा में ही रहना है। अभी नोएडा में रहना है, उसके बाद मुंबई? उसके बाद मुंबई। देखिए साहब, ये भी है, वो लिफाफा देख करके चीजें पता करनी जरूरी होती है। रवि जी आप मुंबई जाएं, हीरो बने, बहुत अच्छा काम करें, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ना बस इतना ही काफी है। इतना ही काफी है जी, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार, क्या करते हैं आप? टीटी हैं सर। टीटी? वो रेलवे? अरे उनसे तो बहुत वास्ता पड़ता है लोगों का। अमित त्रिवेदी जी हैं। अच्छा, आप भी त्रिवेदी जी हैं? तो ये जो कहना जरूरी है हिंदुस्तान में, अगर इसके बगैर तो काम ही नहीं होता। तो ये कह दिया आपने तो मतलब ये आपके नंबर और बढ़ गए, है ना जी? नहीं तो वैसे मैं वैसे भी पूछ लेता हूँ, क्या और कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम साउथ इंडियन हैं। साउथ इंडियन है? अच्छा, तो यहाँ कैसे इधर? यहाँ 15 साल हो गए सर मेरे। 15 साल हो गए। तो आप साउथ इंडिया में कहाँ से हैं? कोरला साइड से हैं। केरला? जी जी। तो आप रहने वाले यहाँ के हैं वहाँ के? रहने वाले वहाँ किसी यहीं आ गए थे। यहीं आ गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा। आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। आप भी टीटी हैं? नहीं जी। हाँ। मजे ले रहे थे त्रिवेदी जी क्या? नहीं मजे क्यों लेंगे, हमें क्या भला है, मैं तो डिबेट करने आए। आप भी कुछ मूड में लग रही है इंडियन रेलवे जी। मजे के, हम तो बिल्कुल सीरियसली खड़े हैं, हम तो बातचीत, वो मनोज जी मेरी तरफ देख भी रहे हैं, कह रहे शुरू करिए। आप ज्यादा मजे लेने के मूड में जी? नहीं सर, मैं एक्सपोर्ट लाइन में काम करता हूँ। महारानी ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एंड टी शर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट एंड टी शर्ट में काम करते हैं जी। बहुत सारे लोगों से मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि पता तो चले कौन कौन कहाँ से आता है। जी आप?
जी गुड इवनिंग सर, मैं अनुराग अनंत, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आगे क्या करना है? जी सर, आगे आईएएस की तैयारी करनी है। आईएएस की तैयारी। रुको एक मिनट, तवर्रुफ नहीं बट रहा है जो यहाँ पे खड़े हो इतनी देर से। खड़े होना तो चुपचाप बैठो। जी जी सर, आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज की। जी सर। सिविल सर्विस का नाम सुना है? इधर आओ, यहाँ आओ, पास आओ। सिविल सर्विस का नाम सुनते ही भाग गए जी। बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्यादा देर के मूड में बात करने के था। और ऑटो वाले भैया बैठे रहना चुपचाप, बात करेंगे तुमसे भी। तुम्हारा लोन नहीं हुआ ऑटो का, जरूर बात करेंगे। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है, लेकिन मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कुशीनगर उत्तर प्रदेश के बाबर साहब का। बीजेपी की विजय हुई और वो अपने गांव में मिठाई बांट रहे थे और उस गांव के लोगों ने उनको पीट पीट के, उनके समुदाय के लोगों ने उनको मार दिया, और इसलिए क्योंकि वो मिठाई बांट रहे थे। उसके बाद यहां तक तो बात थी, यहां तक तो कोई सीधी सीधी घटना थी, लेकिन उसके बाद जो इसमें एक एंगल आया वो समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान साहब का। और शफीकुर रहमान साहब ने कहा कि वो गलत कर रहे थे। उन्हें समुदाय में लोगों ने कहा कि बीजेपी के जो उन्होंने किया, मिठाई बांटी, वो गलत बांटी, उन्हें मिठाई नहीं बांटनी चाहिए थी। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। मिठाई बांटना गलत है क्या? कोई पार्टी जीते तो उसके बाद मिठाई कोई बांटने लगे तो क्या गलत है? और कैसी राजनीति है ये? और ये कैसी राजनीति है? कहां आके, किस मुकाम पे आके खड़ी है? जी हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल दी। मैं आऊंगा, बाद में बात करूंगा। जी जनाब, क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह, धनंजय, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ यूपी। लखनऊ। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सही, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आप उस माध्यम से बहुत अच्छा करवा रहे हैं। सही है, जो अब कोई जीत रहा है तो ये तो गलत बात है कि मारपीट करना। मिठाई है, खुशी है हर कोई को। घबराए इतने काहे से बोल रहे हो यार? बोले भैया जी कहीं का शो है, तुम इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो? पहली बार आए शो में? हाँ पहली बार। हाँ तो पहली बार आए तो इतना तो घबराना ही चाहिए। जी जनाब आली, पहला प्रतिक्रिया मैं बीजेपी के मनोज जी को खड़ा करना चाहता हूं, और उसके बाद जो हिजाब पर है बात और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, मैं उस तरफ रुक करूंगा। जी मनोज। प्रतीक जी, पिछले 2-3 दिन पहले आपके शो में आया था तो आपने एक सवाल पूछा था, आखिर दो समुदायों के बीच में खाई पाटने वाले कौन लोग हैं? ये जिहादी मानसिकता के खाई बढ़ाने वाले कौन? खाई बढ़ाने वाले। हाँ। ये जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी वो लोग हैं जो बाबर जैसे आदमी को, चूंकि उसने केवल मिठाई बांटी, वो बीजेपी का समर्थक था, तो उसने औरंगजेब के अनुयायियों ने उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, जो सिलेक्टिव राजनीति करती है, यदि अगर ये मुद्दा वो बीजेपी का समर्थक नहीं होता तो ये बोलते हैं कि इन्होंने मॉब लिंचिंग करा दिया, बीजेपी के शासन में मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका वाड्रा जी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। ये हाथरस पर जाकर के छाती पीटते हैं, और इस तरह के जब प्रकरण चलते हैं तो छाती पीटने लिबरल गैंग पहुंच जाती है, कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है। प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी से विनम्र निवेदन है, जरा आंखें खोलिए, वहां भी एक मुस्लिम आदमी को मारा गया। जी मुजक्किर साहब। प्रतीक जी देखिए, ये बेहद निंदनीय है कि कोई भी किसी भी पार्टी का समर्थक अगर उसके खुशी में मिठाई बांट रहा है तो उसके साथ किसी भी तरह का मार देना तो बहुत बड़ी बात है, उसका विरोध भी कर देना बहुत गलत है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात भाई कर रहे हैं, तो अभी तक कांग्रेस इस स्थिति में है, योगी जी ने नया राजभार संभाला है। हम देखना चाहते हैं कि इस तरीके के गुंडों को, जिन्होंने एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो आपकी पार्टी के विजय पे मिठाई बांट रहा था, आप उस पर क्या सख्ती से कार्रवाई करते हैं? जी देखिए, योगी के शासन में चाहे अतीक अहमद हो, आजम खां हो, चाहे इस तरह के कोई भी लोग बिलों में भी छुप जाएंगे तो बिलों में भी निकाल करके। अरे भाई साहब, आप मुद्दे को मत भटकाइए। जिन्होंने मारा है उन पे आपने क्या कार्रवाई की, अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए। देखिए, कोई भी ऐसा अपराधी हो बिलों में भी छुप जाएगा तो जेल के सलाखों के पीछे चला जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए ना। कांग्रेस को छोड़िए, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, ये बेहद गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए प्रतीक जी, कोई भी ऐसा जो अपराधी हो बचेगा नहीं, और योगी जी का शासन है और हमारी यूएसपी वहां पर कानून व्यवस्था रही है, गुंडा राज नहीं है। अभी थोड़ी देर में ऊपर खड़े हो जाओगे वहां पे। जी जनाबे आली, मैं उधर किस पे बोलूं? तुम तो यार अपने घर वर की बारे बोलो, अपने बारे बोलो, उनको बोलने तो जो बोल रहे हैं।
तुम तो ये बोलो कि तुम कैसे खुश रह सकते हो, तुम तो ये बोलो कि रोजी रोटी कैसे घर पे आएगी, तुम तो ये बोलो कि सब खुशहाल कैसे होंगे, तुम ये बोलो, तुम उस भर ना उलझो, वो तो उलझाने वाली चीजें हैं। जी सर, मेरा कहना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो बीइंग ए इंजीनियर मेरा ये कहना, एक मिनट प्लीज, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जनाब आली हुजूर। जी मेरा ये कहना है कि जो भी लोग, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, खास करके मैं बीजेपी के लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो जात पात जो भी करते हैं अपना, वो मतलब धर्म के बेस पे राजनीति करते हैं, तो मैं मतलब आम पब्लिक से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इस भ्रम में ना भटके, ठीक है, उनका जो अपना काम है, ठीक है, वो उस पर ध्यान दे, ठीक है, और उनको इम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा उन पे वो काम करे, ठीक है, न कि मतलब वो किसी पार्टी धर्म राजनीति इस पर काम ना करें, भटकाने वाली जो चीज है मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मैं नाम भी नहीं पूछूंगा आपसे आज, मैं अक्सर नाम पूछ लेता हूं, मैं नाम नहीं पूछूंगा आज आपसे, क्या जरूरत है नाम पूछने की। इन्होंने एक बात कही और ये बाशिंदे हैं, शहरी हैं, इन्होंने अपनी एक बात रखी, जनाब आली मशीन का काम करते हो, टेलरिंग का काम करते हैं, है ना जी, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी जो है वो ये करता है, बीजेपी हिंदू और मुसलमान करता है, इसलिए वो पार्टी में है, नहीं तो ना ये बात करता है एजुकेशन की बात, स्कूल की बात, किसी की बात करता तो होता भी, वो तो एक ही धर्म की बात बोलता है बस, खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान बोलता है। अहमद भाई कहते आया मैम, हाजी, ये गलत बात है ना, हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहे गाँव में, बिहार में जब प्यार से रहे, हाँ, और क्या सब लोग प्यार से रहो, प्यार से मनोज जी, प्यार से नहीं रख पाते हैं आप, हैं बताइए, आप जब से सरकार बना है प्यार से नहीं रख पाते हैं क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिन्होंने मणिपुर में हमको वोट नहीं किया हो, ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसने गोवा में हमको वोट नहीं किया हो, ऐसा कोई समुदाय नहीं जिसने उत्तराखंड में हमें वोट नहीं किया, और उत्तर प्रदेश में जो 4 राज्यों के जो विधानसभाओं के जो नतीजे आए हैं वो सबके साथ है, वो सबके प्रयास के कारण आए हैं, कि हिंदू मुस्लिम करने के कारण। अरफा देखिए, अभी भाई साहब कह रहे थे सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, तो सबका साथ तो नजर आया नहीं। अभी भाई कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए कि प्रियंका गांधी जी हाय तौबा मचा रही थी, हाथरस गई उन्नाव गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई साहब से, मैं पूछना चाहती हूँ वो गई तो क्यों गई, क्यों जाना पड़ा? आपका कार्यकाल था, आपकी सत्ता थी, आपने उनको बंद कर दिया, उनको जाने नहीं दिया। कम से कम जो कांग्रेस की जो सरकारें जहाँ पर थी वहाँ पर कम से कम ये नहीं होता था कि किसी को किसी विक्टिम से मिलने के लिए रोक दिया जाता था। तो नहीं जा मैं आया ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, अल्फा आ रहा हूँ जी। सर देखिए, 2 चीजें हैं इसके अंदर, जो इन्होंने बातें यहाँ चल रही हैं कि हम योगी राज में हिंदुओं को देखा जाता है और मुसलमानों को नहीं देखा जाता। अगर ऐसा होता तो यूपी की जो यंग ब्रिगेड है उसमें महिला जो वोटर है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं जिन्होंने योगी जी को वोट किया है। क्यों? क्योंकि योगी जी ने काम किया है। और अगर बाबर हमारे भाई को मारा गया है, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? अगर वो हमारे भाई हो सकते तो बाकी क्यों नहीं हो सकते? तो ये क्वेश्चन हमारे साइकिल वाले भाई साहब से हैं, बबुआ जी जो, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जरूर कहूंगा कि वो अब अपनी नानी हाउस चले गए होंगे क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। जनाब आली अत्री साहब मेरी तरफ देख रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी क्या काम करते हैं? मेरा जवाब अरे जवाब अब आप तो आते रहेंगे, ये रोज की लड़ाई है, आप तो हमसे मिलिए, गले मिलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी क्या काम करते हैं? मेरा जन सेवा केंद्र है। जन सेवा केंद्र? तो आप सोशल वर्कर हैं? जी सर। अरे मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए जवाब। राशन कार्ड मैं बनाता हूँ, करीब मान लीजिए 70% ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड मुसलमान भाइयों के हैं, और ये कहते हैं कि बीजेपी खराब है, पक्षपात करती है। और प्लॉट ये जो अभी मकान बांटे गए थे, साहब आप जाने दो उनको जाने देना। हाँ जी। उसमें भी अगर मकान बटे हैं, सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो मुस्लिम भाइयों की है, हिंदुओं की नहीं है। ये प्रत्यक्ष मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी जनाब। सर मैं योगी जी के देश शहर से, उत्तर प्रदेश से हूँ। योगी जी के देश के हो? मतलब अरे ठीक है। प्रदेश से। देखो भाई एक बात बताओ, ये सलमान खान, रुको, मुझे मालूम है तुम सलमान खान हो, बिल्कुल एकदम वैसे ही है तुम्हारा जंजीर वंजीर वैसे ही लग रही है। देखो एक मिनट रुको भैया, बड़े बड़े लोग भूल जाते, तुम आराम से बोलो। गोरखपुर से बोलो। गोरखनाथ मंदिर में 40% दुकानें जो हैं मुसलमानों को अलॉट हैं।
अगर योगी जी मुसलमानों के विरोध होते तो एक भी दुकानें उनको नहीं मिलती। सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको करते हैं। और वहाँ के गोरखपुर के मुसलमान जाके पूछ लीजिए। क्यों हैदर, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस देश में रहना है तो इस देश के कानून प्लस कायदे मानने पड़ेंगे। हिजाब के ऊपर आप जो बहस कर रहे हो, हिजाब की शिक्षा का मंदिर है स्कूल, वहाँ हिजाब पहनकर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। हैदर भाई कहते हैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। हैदर भाई कहते हैं, उससे पहले ही हैदर भाई फरमाते हैं कि शिक्षा हाँ वन बाय वन। एक सेकेंड हिजाब पहनकर जाओ, ठीक है, लेकिन स्कूल में जाते समय आप उतार दो। ये नहीं स्कूल में पहन के नहीं बैठते, बट गलत नहीं है क्योंकि वो मुस्लिमों में शुरू से चला है। ये ओढ़ के जाना जो हिजाब है वो गलत नहीं है, बट अगर स्कूल के अंदर अलाउड नहीं, आप पहन के जाओ, फिर वहाँ पे जाके उतार के अपने बैग में रखो। आ रहा हूँ वन बाय वन। अभी ये बहन कह रही है, अभी फिलिस्तीन में जो हमारा बैतुल मुकद्दस है, बैतुल मुकद्दस में एक यहूदी और लड़की बुर्का ओढ़कर हमारे बैतुल मुकद्दस में, भाई साहब देखो, लड़ाई झगड़ा ना करो। हाँ, हमारे बैतुल मुकद्दस जो किबला अव्वल कहलाता है, वहाँ हिजाब बहन जी पानी मिलाओ जी, वहाँ हिजाब पहनकर बुर्का ओढ़कर हमारे बैतुल मुकद्दस में घुस गई। तो हिजाब का होना बिल्कुल सरासर इस देश में गलत है, बिल्कुल गलत है इस देश में। आप बाहर के पहन के घूमिए, आप सड़कों पे घूमिए, आप बाजारों में घूमिए, लेकिन जहाँ आप शिक्षा पढ़ रही हैं, जहाँ आप तालीम पाने जा रही हैं, वहाँ हिजाब का कोई लेना नहीं। पहले आरिफ and then I will coming to आत्रे साहब जी। देखिए हिजाब पे जो बहस हो रही है, मैं तो कहती हूँ हिजाब पे बहस हो। बहन जी भाई साहब अंदर आओ अंदर आओ, वहाँ जाओ वहाँ। आप पे नहीं, उन पे हो रहा था। आ रहा खड़े हुई जी। मैं ये कहती हूँ हिजाब पे बहस हो ही क्यों रही है, क्योंकि देखिए दिसंबर 21 के बाद जो ये मामला अचानक आया, अचानक ये कह दिया गया कि मुस्लिम लड़की, अरे भाई घर का मामला तो नहीं था कि हमने अलग अलग कर दिया हो। अच्छा ठीक है। अचानक ये कह दिया गया कि भाई आप ये नहीं पहनेंगी। इतने सालों से एक या आस्था का मामला था, इतने सालों से एक ऐसा वर्ग, एक मिनट रुक जाइए, मैं वकील होकर के ही बात कर रही हूँ। मेरी टर्न है, मेरी टाइम पे बोलने दीजिए प्लीज मेरी टाइम पे मुझे बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। अचानक नहीं, झूठ नहीं बोल रही, और अभी तक मैंने कोई झूठ नहीं बोला जिसको आप बता दीजिए। कम से कम मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी। देखिए यहाँ पर इतने सालों से इतने लाखों जो महिलाएं हैं जो पर्दा कर रही हैं, और मैं कहती हूँ सिर्फ एक वर्ग की महिलाएं नहीं कर रही हैं। आप यहाँ से कह दीजिए, हाजी बुर्का पहनना और हिजाब पहनना औरत की आजादी के खिलाफ है। अगर हिजाब या बुर्का पहनाना है तो दोनों को पहनाओ, आदमी को भी पहनाओ, औरत को भी पहनाओ, सिर्फ औरत को क्यों ढके रखा जाए? करेगी कि हम क्या पहनेंगी, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, क्या करेंगी, ये हमारा अधिकार है, ये किसी और का बिजनेस नहीं है। पहली बात। दूसरी बात अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, तो अभी तक कोई ऐसा वर्डिक्ट मत सुनाइए। अभी तक वर्डिक्ट नहीं, लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दा करती हैं, और अभी से नहीं, कितने सौ सालों से पर्दा कर रही हैं। नाउ देखिए प्रतीक जी, कोई चीज अगर हजारों सालों से होती आ रही है उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अब वो मेरी बहन जो खड़ी है कह रही है ना हजारों साल पुराना साल, तो इस्लाम भी नहीं, इनको पता है कि हजारों साल से बुर्का चला आ रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ दशकों से ये बुर्का और हिजाब की रीत को हमारे देश की संस्कृति पे थोपा गया है, और कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि हिजाब, आप चुप रहिए, आप झूठ बताएंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को हेड स्कार्फ ओढ़ना है। हिजाब का मतलब होता है एक वॉल, एक पार्टीशन, एक डिस्टेंस महिला और पुरुष के बीच, कि आप अगर कोई गैर मत किसी के घर पे जाता है तो आप किसी के बेडरूम में नहीं घुस जाते, कि एक सेफ डिस्टेंस करनी होती है हमें हर एक गैर आदमी से, तो वो हर किसी के लिए अप्लाई होती है। और जहाँ रही बात पर्दे की, तो कुरान में सबसे पहले मर्दों को हुक्म आया है कि गैर औरतों से पर्दा करे, निगाहें नीची करे, तो और मर्दों के लिए सिलवा दीजिए एक पायरेट जो होता है ना, पायरेट मास्क होता है, बनवा दीजिए। कहाँ थे अभी तक?
बागपत से हो जी। अरे डिस्ट्रिक्ट बागपत से हो तो क्या तुम बिल्कुल हमको हड़काओगे? अरे वैसे कैसे तुमने हाथ बांध के कहा डिस्ट्रिक्ट बागपत? अरे ठीक है करेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं धर्म के नाम पर लड़ा रही। हाँ। आप एक बात बताना मुझे। हाँ। ये पहले ये कहते थे आप 2018 में कि ये वंदे मातरम जब मुसलमान भारत का बोलेगा तो भारत में रहेगा। हाँ। और मेरा मानना है हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की धरती पर सुबह से शाम तक 5 टाइम की नमाज अदा करता है और वहाँ करता है जो हिंदुस्तान का हिंदू धरती को माँ कहता है, वो इस माँ को 5 चीज नवाजता है। सबसे बड़ा वंदे मातरम है। आप हिंदू हो, कितनी बार मंदिर में जाते हो? क्या प्रमाण है आपके पास? रुको भाई। हाँ जी, मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है। आप बताइए क्या है? जी जरा मैं आ गया। सुन लिया मैंने, सुन लिया। जी 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 अब प्रतीक जी जो ये जो इंसिडेंट शुरू हुआ, मैं एक मिनट में जो ये इंसिडेंट शुरू हुआ था, एक स्कूल ने ये सर्कुलर निकाला कि हमारे स्कूल में हिजाब जो ये स्कार्फ जो पहनती हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ स्कूल और स्टूडेंट के बीच की बात थी, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके चैनल से बोलना चाहती हूँ कि लेकिन ये अधिकार किसने दिया और किसी को कैसे मिल गया कि 10-12 सेफ्रॉन पहन करके कुछ गुंडे स्कूल में घुस करके उस लड़की को फॉलो करेंगे, चीटिंग करेंगे, कुर्सियां पहन के जाएंगे। तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। दूसरा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी लेकर जाता है तो वो अधिकार किसने दिया? ये कैसे दोगली बात? जनाब अली, क्या नाम है आपका? मोहित गोपाल पांडे। गोपाल कहाँ थे और किसी ने इजाजत दी अंदर आने की? ऐसा धक्का इतना जोर का तो अभी लगा नहीं, अब लगेगा तुम्हें धक्का। उधर जाओ, अंदर पहले उधर जाओ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है। जी आऊंगा। क्या नाम है आपका? जीवन पांडे सर। जीवन, दोनों पांडे हो? अच्छा आया जी। देखिए हमारी बहन ने कहा कि हिजाब हमारा अनिवार्य हिस्सा है। मैं भी इनसे पूछता हूँ हिजाब पहन करके क्यों नहीं आई? ये हिजाब चॉइस है। हिजाब सुनिए हिजाब चॉइस है या कंपलसरी है, ये डिसाइड करें। दूसरा चीज अगर नागा साधु नंगे अगर स्कूल में आने लग जाए तो क्या करेंगे आप? अगर जैन धर्म वाले मानने वाले वहां नंगे आने लग जाए तो क्या करेंगे आप? दिगंबर आप चाहते हैं शायद इनको मेरे सर पर रखा हुआ दुपट्टा नजर नहीं आया, मेरे सर पर रखी चादर नजर नहीं आ रही है। ये हिजाब नहीं है। क्या नाम है आपका? समीर राजपूत। समीर जी कहाँ के रहने वाले? जिला मुजफ्फरनगर। जिला मुजफ्फरनगर में आया मनोज। अरे नो अगर स्कूलों के अंदर कोई आरती करेगा, कोई हनुमान चालीसा करेगा, कोई ये नमाज पढ़ेगा तो स्कूल चलेगा या फिर मंदिर? आपको जाना मदरसे में जाइए, किसने रोका है? देखिए प्रतीक जी, आप सुनिए एक मिनट। ये देश का आर्टिकल मैं बता दूंगा भाई साहब। देश का संविधान तय करेगा कौन कहां पर क्या पहनेगा, और ये वो महिला अपने संविधान के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, ये बैठ करके डिसाइड नहीं करेगा। आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल है, ये एक बात कह सकता हूं। ये बहुत ही सीधे सरल और बहुत अच्छे इंसान है। आप बहुत तरक्की करें, खूब अच्छा करें, और एक काम और करिएगा जीवन में, 3-4 लोगों का कल्याण जरूर करिएगा। उनके जीवन में ऐसा ही भोलापन। एक मिनट चुपचाप। पांडे जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारे परिवार ने क्या किया था मुझे मालूम है। चुप रहो। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं तो परिवार में आसपास मोहल्ले में लोग बहुत परेशान होते हैं। चुपचाप खड़े रहो पांडे। तो बहुत बहुत खुशहाली आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमेशा देखती हैं सर, और हमेशा से देखती हुई आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे जाके बैठिए, जाके वहां बैठ जाइए। जी मैम बताइए। सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बस। देखने आई थी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, चॉकलेट मिल गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जनाब आली, जब बहस का मुद्दा था मैं वहीं उसी तरफ लौटता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, बहुत चर्चा है, लगातार चर्चा हो रही है। साथ में हिजाब की चर्चा है। हिजाब का जो रुख था वो आपने देखा। मैं आऊंगा। नो, एक मिनट आ रहा हूं। जी जनाब जी। हाँ सर, मेरा नाम जीवन पांडे है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर मैं ये बताइए, आप आज सुबह सुबह की न्यूज थी कि बाबर की हत्या कर दी गई, जिन्होंने बीजेपी की खुशी पे मिठाई बांटी थी। इस कट्टरपंथी सोच की जब तक खात्मा नहीं होगा भारत से, कट्टरपंथी सोच आप देखिए,
तालिबानी सोच बोलिए, कट्टरपंथी जितने मुसलमान हैं, कट्टरपंथी जो बंदे हैं, आप ये अरे मुसलमान थोड़ी ना है। कट्टरपंथी मैंने बोला सर, कट्टरपंथी सोच जब तक ये देश में खत्म नहीं होगी, देश का विकास क्या, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये देखिए, उस बंदे ने सिर्फ मिठाई बांटी थी, उनका कत्लेआम कर दिया गया। जी जी जी, आया ना, रुकिए, खड़े रहिए, पड़े खड़े रहिए। जी जी जी, खड़े रहिए। हाँ जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, अभी सेकंड हाफ के बाद जितना आपने खुशनुमा माहौल। गार्ड साहब उनको निकालिए और उनको एक चॉकलेट दीजिए, जाके जाइए वहां पे, खड़े मत होइए मेरे सामने, उनको निकालिए और उनको चॉकलेट दीजिए। जी जी, एक खुशनुमा माहौल आपने यहाँ बनाया, जन्मदिन के भाई की मिसेस का बनाया। और मैं एक चीज देख रहा था कि यहाँ सब धर्म सब मजहब के लोग खड़े हैं और वो सब खुश होकर के हैप्पी बर्थडे टू ममता भाभी गा रहे थे। तो ये हमारे देश की खूबी है, यही गंगा जमनी तहजीब। जी, लेकिन उस गंगा जमनी तहजीब में जब ये नफरत का तड़का बीच में लग जाता है, कौन लगा रहा है? जो ये सांप्रदायिकता का तड़का लग जाता है बीच में, ये कौन लगा रहा है इस देश में जो नफरत का जहर घोल रहा है? जो अभी आपका आज का विषय है, इस चर्चा का विषय है, जो हिजाब को आपने जिस तरह से अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, अभी आपने मुझे अभी मौका दिया सेकंड हाफ के बाद, उसमें कौन उसने उसको राजनीति का मुद्दा बनाया? अगर ये मुद्दा चाहते तो ये वहीं स्कूल पे सुलझ सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसमें नफरत की वो बात घोली क्योंकि ये इनको सूट करता था। आप मुझे समय देंगे प्रतीक जी, बुलाया है तो मेरे आपसे आग्रह है, बीच में मत जाइएगा, छोड़ के पूरी बात कहने दीजिएगा। सुनो, अगर सुनने की क्षमता नहीं है, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो ये प्रोग्राम भैया जी कहीं ना आपके लिए नहीं है, फिर कुछ और होगा। आपको दोनों बातें सुननी पड़ेंगी और सब्र इतना रखना पड़ेगा। बड़ी पार्टी है कांग्रेस, बात सुनिए उसकी, क्या कहना चाहती है। जी देखिए, हम तो वो लोग हैं जो इस देश में गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हमारे बड़े बूढ़े जितने भी थे आपस में। लेकिन आपने ट्वीट क्यों नहीं किया वहां पे? कौन सा ट्वीट नहीं? जब ये बाबर के साथ हुआ। देखिए, इस देश में रोज सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं आप? नहीं प्रतीक जी, सेलेक्टिव नहीं होते हैं। देखिए, सैकड़ों और लाखों अपराध, हजारों अपराध रोज हो रहे हैं। किसी को पीट के मार देना बहुत दुखद बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए मार देना कि वो मिठाई बांट रहा था, इसलिए मार देंगे? बहुत गलत बात है। मैं कह रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं उस घटना की। लेकिन आज ये सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस से क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने ट्वीट नहीं किया? क्या हमारे ट्वीट करने से ये गारंटी लेते हैं कि ये घटना रुक जाएंगी आगे? आपके ट्वीट करने से क्या महंगाई रुक गई थी? प्रतीक जी देखिए, कन्वीनियंट साइलेंस जो है ना, ये इनका पैटर्न है। अभी आपने देखा बंगाल में बच्चों और औरतों को जला के जिंदा मार दिया, कांग्रेस खामोश है। यही इनका पैटर्न है। हाथरस जाते, उन्नाव नहीं जाते, राजस्थान नहीं जाते, राजस्थान में बोलते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं, एक मासूम बच्ची का रेप होता है। ये सिलेक्टिव साइलेंस क्यों? और आप बात करते हैं ना मुसलमानों की, कौन गया था PIL लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट? लड़कियां गई थी ना, मुसलमान लड़कियां। आप बीजेपी को हर चीज के लिए उनके ऊपर इल्जाम मर देते हैं। आप राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, मुसलमानों के नाम पर कमेटी पे कमेटी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनाएंगे, धरातल पे कुछ काम नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान अनपढ़ रहे और आपके लिए वोट करता रहे, वो नहीं चाहते कि पढ़ लिख कर आपके बराबर खड़ा हो। देखिए, राजनीति से प्रेरित जिस तरह की भाषा बोल रही हैं हम लोग समझते हैं, लेकिन ये बताइए, क्या इस देश में आज हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है? मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, इसकी आजादी हमारा देश का संविधान मुझे देता है। इस देश की इस चीज की आजादी, हमें कहां क्या पहनना है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन जो ये हिजाब का विवाद कर्नाटका में हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये चाहते तो इसको राजनीतिक मुद्दा न बना के वहीं कॉलेज लेवल पर सुलझा दिया जाता। आज हिजाब आज से नहीं पहना जा रहा, सैकड़ों सालों से इस देश में पहना जा रहा है। और देखिए, उसको हिजाब को हम राजनीतिक रंग दे दें। क्या हमारे धर्म में, मैं हिंदू हूं, क्या हमारी हिंदू माताएं बहनें अपने सर पे दुपट्टा रखती है? तो वो क्या चीज है? क्या वो ये सऊदी अरब में इतने रेगिस्तान होता था जहाँ पे इतनी गर्मी होती थी, गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हिजाब पहना जाता था और मर्द भी पहनता था उसको, बकायदे ऐसे ओढ़ के ऐसे पहने रहता था। ठीक है, इसको मुसलमानों ने अपना धर्म में मिला लिया, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। ये तो हैदर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिजाब नेशनल मुद्दा बना दिया हिजाब। कश्मीरी पंडितों मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी से लेकर कांग्रेस के दौर तक जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी कार्रवाई कब होगी? कौन सुनवाई होगी इसकी? कौन सुनेगा उसको? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लौटा। इस बात पे मैं इन दोनों की ही मैं काउंटर कर दूं।
देखिए, जो यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये देते हैं, फिर यही कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में किताब और एक हाथ में आप हिजाब। ठीक है, आप या तो हिजाब तय कर लीजिए, चूज कर लीजिए, या किताब चूज कर लीजिए। फिर चूज करने का भी यही हमें ऑप्शन देते हैं कि आप चूज कर लीजिए। तो नहीं, एक देखिए, मेरी बहन बोलती है कि मैं वकील हूँ, वकालत कर रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए, कुरान की किस आयत में सूरा में लिखा है कि अनिवार्य अंग है हिजाब? कहीं नहीं लिखा है, उसमें वैकल्पिक अंग है, चॉइस है। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भैया गंगा जमनी तहजीब को हम लोग मानने वाले हैं, भाई क्या मैं इनसे कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी, किसने कहा? आपने किया। आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पहला, देश के अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है मुसलमानों का। तो ये बताइए किसने किया, आपने क्या बांटने का काम किया? जी जनाब अली। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा नाम आगाज खान है। मैडम ने कहा था, सुना भाई जी, मैडम ने कहा था कि इस्लाम में कहाँ लिखा है हिजाब पहनना अनिवार्य है नहीं है, कुरान में कहाँ लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी जानकारी हो उतना बोलें, अगर नहीं हो तो नहीं बोलें, क्योंकि आप यूट्यूब में चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो यूट्यूब में सारी वीडियोस आते हैं। आप कुरान पाक की आयत कुरान सूरा 22 नंबर सिपारे में सूरा नंबर 5 उसमें उल्लेख है, उसमें कहा गया है कि मुसलमान को हक है पहनने का, औरत को हक है पहनने का। जब हमारा कुरान हमें कहता है तो हम क्यों ना पहने? हमें क्यों नहीं कहता? हाँ जी, आ रहा पांडे जी, आ रहा जी। मैं इन दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इन दोनों ने कुरान शरीफ पढ़ी है? आपने कुरान शरीफ पढ़ी? मैंने पढ़ी, तभी यहाँ पे बोल रही हूँ। आरिफ मोहम्मद खान चुप हो जाए ना, आपने नहीं तो आप चुप हो जाइए ना, खामोश हो जाइए। सवाल कर लिया, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। देखिए, कुरान में हिजाब का मतलब, अरे भैया जवाब सुन लीजिए ना, सवाल आपने सवाल, तो भैया चुप होंगी तो इनको खामोश कर दीजिए ना, पहले खामोश करवा दीजिए। सवाल किया है, मैंने सिंपल सवाल। देखिए, सवाल हिम्मत कर लीजिए ना जवाब सुनने की। कुरान में किसी आयत में आज हिजाब का मतलब है डिस्कर्फ नहीं होता है। ये हाईकोर्ट कर्नाटका बता चुका है, उससे पहले भी सिमिलर रूलिंग्स रही हैं। आप चुप रहिए, जवाब सुन लीजिए। कहीं पे भी लिखा है हिजाब का मतलब होता ही नहीं है डिस्कर्फ, ये तो क्रिएटेड है। ये अभी पिछले कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले ईरान में ये इंट्रोड्यूस किया है, और भारत में भी पिछले कुछ दशकों पहले आया था। आपने देखा था कि हमारे देश में कभी महिलाएं कोई बुर्का या हिजाब ओढ़ती थी? ये तो भारतीय सुन्नी को भी। गिव मी अ सेकंड। हाँ भाई बोलो। जी बताइए, बताइए, कुछ नहीं बोलना तो बोलिए। मैं बताऊंगा। पांडे, दिस इज नॉट द प्लेस टू डिस्कस इन दिस वे, राइट? रेप की बात कर रहे थे, हाथरस में जो कांड हुआ था, लड़की के साथ रेप किया और उसके माँ बाप को उसका अंतिम संस्कार भी उन्होंने दिया, रातों रात पुलिस ने जला दिया। किसने किया? योगी सरकार ने। सत्ता में जब से योगी सरकार है, हिंदू मुस्लिम हिजाब और जी राम मंदिर, इन्हीं मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। अगर उसे राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, वो स्वास्थ्य पे, मंदिर पे, हॉस्पिटल पे। हिंदू मुस्लिम में चुनाव हो रहा है, गैस सिलेंडर के लिए। एक मिनट, पांडे रुको, चल सवाल पूछो तो सवाल की तरह रहो, लोफर मत बनो। जी जनाब, उन्होंने कुछ कहा, मैं सुना नहीं सवाल। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना हुई। देखिए, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम किसने किया? जिन्ना किनके सपने में आ रहे थे? जिन्ना उनके अब्बा जान किनके सपने में आ रहे थे? किनके? अखिलेश यादव के सपने में आ रहे थे। जिन्ना अखिलेश यादव के सपने में आ रहे थे। और उन्होंने सरदार पटेल का किस तरह से उनके बारे में अब सब कहे। सरदार पटेल जो हमारे देश के गृह मंत्री रहे, 565 रियासतों का। मैं एक सवाल रखता हूँ जी, मैं एक सवाल रखता हूँ। आप पूरी डिबेट हो रही, रुको, चलो, डिबेट हो रही थी। मैं एक आपकी इजाजत हो, अरफा आपसे इजाजत मांगता हूँ। एक डिबेट, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बहस मुड़ गई है, उस तरफ, उसी तरफ बहस आ गई। एक बात आई, और वो ये थी कि मैं आज खबर पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि तालिबान ने, एक मिनट रुकिए, तालिबान ने कहा कि महिलाएं जो हैं अकेले फ्लाइट पे सफर नहीं कर सकती। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर ये मुल्क ऐसा हुआ
तो कहीं उस खतरे की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। यह सवाल मैं यहाँ पे डिबेट पे खुले मंच पे रखता हूँ। जी, आप वकील भी हैं, बहस आगे बढ़ाइए। प्रतीक जी, ये जो डर है कि ये हिंदुस्तान तालिबान तो नहीं बन जाएगा, ये पैदा किया जा रहा है सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करने के लिए। ये मानसिकता जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, एक लड़की सुन लीजिए भाई, खुला सवाल है, सुनने एक लड़की हिजाब पहनकर जाना चाहती है, उसका स्कूल उसको रोकता है, उनके बीच में जो विवाद है वो कोर्ट में जाता है। हम सब अपने काम में लगे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वोट बैंक को ये बेचैनी है, उनको ये परेशानी है कि नहीं पहनने ना दें बस किसी तरह इसको। भाई आपका कंसर्न नहीं है, स्कूल का और उसका अपना मैटर है। तो भाई साहब बात सुन लीजिए, पूरी करने दीजिए प्रतीक जी। स्कूल का और उसका मैटर है, लेकिन आप लोगों को कंसर्न ज्यादा है कि नहीं पहन लीजिए। अब बात रही कि तालिबान ने क्या कर दिया है, तालिबान जैसे तो नहीं हो जाएगा। हम और आप मिलकर के इस संविधान को जब तक बचा करके रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत इस देश को तालिबान के रूप में नहीं ले जा सकती। जी, उसका जवाब कहना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि तालिबान राज आ जाएगा, ऐसा कुछ क्रिएट किया जा रहा है। आपको याद होगा पांडे, बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए, और मैं तुमको पॉइंट आउट कर दूंगा एक मिनट, प्लीज। जी, अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो भारत से ही खैर मकदम किया गया था कि भारत के हिंद के मुसलमानों की तरफ से तालिबान का खैर मकदम बहुत स्वागत किया गया था। भाई साहब कह रहे हैं क्रिएट किया गया है। यहाँ पे उस मानसिकता को स्वीकृति दिलाने की कोशिश की जा रही है। स्कूल में हिजाब पहनवा कर वो मुस्कान खान जो निजी जिंदगी में मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है, स्कूल जाती है हिजाब पहनकर, ताकि मुद्दा क्रिएट किया जा सके। वो कोर्ट जाती है, वो सड़कों पे उतरती है। ये है राजनीति। ये चाहते हैं कि तालिबानी मानसिकता को इस देश पे लागू कराया जा सके और स्वीकृति। प्रतीक जी, एक लड़की हिजाब पहन के जा रही है, उससे तालिबानी मानसिकता का क्या मतलब है? भाई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में लड़कियां जान दे रही है, सालों से जेल में गुजार रही है अपनी आजादी के लिए। आप लड़ रहे हैं यहाँ पे हिजाब को। बात करिए आप हिंदुस्तान की बात। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में रोज आदमी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान बदहाल है, उससे हमारा क्या मतलब? की बात होती है, आप बात करते हैं। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि ये भाई एक मिनट हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के ऊपर और ना ही हाई कोर्ट ने किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिजाब नहीं पहन सकते हैं। और इनको आर्टिकल 29 और 30 पढ़ लेना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, भाषा और संस्कृति का संवर्धन कर सकते हैं। तो वहां पर हिजाब पहने, मदरसे में हिजाब पहने, लेकिन स्कूल का अपना एक कोड होता है। वहां पर कोई बोलेगा तिलक लगा के जाऊंगा, कोई पटका पहन के जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं हिजाब पहन के जाऊंगा। वो शिक्षा के मंदिर है या फिर वो धर्म के अखाड़े हैं? देखिए, अभी तालिबान की बात हो रही थी। तालिबान क्या है? तालिबान एक कट्टर सोच का एक परिणाम है, एक कट्टरवादी सोच का। और हमारे देश की एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई है प्रतीक जी, जो भारत सरकार के अधीन आती है, कि बीते 6 वर्षों में हमारे देश में भी कट्टरवादिता बढ़ रही है। आज जब बात आती है कि देश तालिबान की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये कहता हूं कट्टरवादिता जब बढ़ रही है, जब कट्टरवादिता बढ़ रही है, इस देश में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, इस देश में जब जहर घोलने का काम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित तौर पे आप देश में प्यार का माहौल नहीं दे सकते हैं, आप देश में भाईचारे का माहौल नहीं दे सकते हैं, तो जहर फैलाने का आपको अधिकार किसने दे दिया? ये ले जाना चाहते हैं, ये ले जाना चाहते हैं तालिबान की तरह, बुर्का पहन करके जबरन उनको उनके अधिकार को छीन करके ये आप काम कर रहे हैं। अरे साहबानो भूल गए, वोट बैंक की राजनीति करने के कारण आपने साहबानों के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने साहबानों के फैसले भाईचारे का माहौल कहाँ जा रहा है? तो एनसीआर भी कहती है देश में कट्टरवादिता बढ़ रही है। बात करेंगे इसके बाद तुम्हारा अकाउंट नंबर लेंगे। लाओ, अकाउंट नंबर क्या है तुम्हारा? और मुझे उसका जो मेड इजी दिल्ली है कोचिंग, उसका नंबर चाहिए। एक मिनट रुके, नहीं पांडे, ऐसे नहीं होता है। जी जी, ना जी, कैसे हैं? क्या नाम हो गया? मेरा नवनीत शर्मा। नवनीत जी बोलिए। सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो यहाँ पे खड़े होकर आपकी जो है संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये बताइए कन्हैया कुमार को इन्होंने अपना नेता क्यों चुना, जो जेएनयू में खड़ा होकर कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के वहां पे नारे लगाता था, क्यों आपने कन्हैया कुमार को रखा? और आप यहाँ पर खड़े होकर तुष्टीकरण की राजनीति का प्रूफ दे रहे हैं। अभी भी जब राहुल गांधी अपने मुंह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी पार्टी सारी मुस्लिम की पार्टी है, तो आप क्यों हिंदुओं को लुभा रहे हैं? ये आपने कहीं कहा कि मुस्लिम की पार्टी है? ये गलत बात, ये गलत कोट कर रहे हैं।
एक ऐसा वाकया बता दे जब किसी ने कहा हो कि मुस्लिम पार्टी है। हम लोग तो ये कहते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, ये देश भी सेकुलर है। हम तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम तो कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है वही देश का संविधान है और वही उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कौन कर रहा है? इस देश में धार्मिक रूप में लोगों को बांटने का काम कौन करता है? ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी देखिए अभी मैंने जब हिजाब की बात हो रही थी तो मेरा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन नफरत के जो फसल बोने का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आने वाले टाइम पे लहलहाएगा। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहती हूँ कि कम से कम या किसी भी नेशनल टेलीविजन पर बात करने से पहले कम से कम अपने धर्म को पढ़कर आएं, और जो भी दूसरे धर्म के लोग भी अगर जब टिप्पणी करते हैं तो पहले अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, तहकीकात कर लें। अभी भाई ने थोड़ी देर पहले मुझ पर टिप्पणी की थी, पर्सनल टिप्पणी की थी कि आप हिजाब पहनकर नहीं आए। इसी को हम हिजाब कहते हैं, इसी को हम दुपट्टा कहते हैं। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ गाजियाबाद से इस समय। हाँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का मुसलमान बहुत चैन से रह रहा है। ये नाजायज तरीके से अब तक हिंदुओं को दबाता रहा, और आज जब हिंदू जाग गया है तो यहाँ का मुसलमान जो है उग्रवाद रूप धारण कर रहा है। देखिए जनाब, बराबर से सहिष्णुता से मिलजुल के ही रहा जा सकता है सोसाइटी में। जी आराम से। जी मैं आया। जी कैसे हैं आप दोनों लोग? कहने का नहीं है, बीजेपी का जितना भी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, कार्यकर्ता जितना भी है, पाकिस्तान का नाम ले तो उसका खाना हजम होगा ही नहीं। बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है, लड़ाई करने का सदस्य वही है, लड़ाई लगवाते हैं हिंदुस्तान में, वही लगवाते हैं। आपका खाना नहीं हजम होता है जब तक आप लड़ाई न लाएं। वो ये कह रही है। जी लो जी। मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार है ये क्या करते हो तुम? क्या करते हो तुम? पागल हो गए क्या एकदम? ये एक पेंडुलम की तरह है। ये जो है बीजेपी जो सरकार है अभी, जैसे मुस्लिम और हिंदू जो कर रहे हैं, ये एक पेंडुलम की तरह वक्त आता है तो उसको धक्का देता है, और जब उस वक्त आता है तो इसको धक्का देता है। लेकिन हम देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, लेकिन एक ऐसा एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मोदी जी आएंगे तो हाहाकार मचेगा, यहाँ दंगे हो जाएंगे। हिंदुस्तान में 7 सालों में कुछ